इंडिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसको जापान से सबसे ज्यादा ओवरसीज डेवलपमेंट एड मिलता है। अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ओवरसीज डेवलपमेंट एड होता क्या है। तो आसान शब्दों में समझा जाए तो ओवरसीज डेवलपमेंट एड यानी ODA एक प्रोग्राम होती है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए एक देश दूसरे देशों में इन्वेस्ट करती है, उनको लोन देती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बनाई, वहाँ पे हमने एक डैम बनाया। ठीक उसी तरह से हमने श्रीलंका में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाई, वहाँ पे हमने एक पोर्ट बनाया। ठीक उसी तरह से जापान ने भारत में भी अपने ODA के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया। अब आते हैं अपने मूल सवाल पे कि ODA ने भारत में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो डेटा के अनुसार 2003 से 2017 तक लगातार ODA भारत में बढ़ा है, कम नहीं। ये कहा जाता है कि 2.4 बिलियन से लेकर 4.2 बिलियन US तक भारत में जापान ने लगातार इन्वेस्ट किया। अकेले 2019-2020 के फाइनेंशियल ईयर में 6.2 ट्रिलियन येन जापान ने भारत में इन्वेस्ट किया है। तो ये गलत नहीं कहा जा सकता कि भारत की इकोनॉमी में जापान का सबसे ज्यादा कैश फ्लो है। अब इसमें एक और सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतने सारे इन्वेस्टमेंट, इतने सारा पैसा आ रहा है तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो इसका जवाब है कि ये पैसा कई सेक्टरों में इन्वेस्ट हो रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो रही है इस फाइनेंशियल एड का। ये तो पूरी दुनिया ने जापान का लोहा माना है कि ट्रांसपोर्टेशन में उनकी एक्सेलेंसी है, और इसमें भी खासकर रेलवे में वो अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। भारत में भी उन्होंने कई रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट को सिंगल हैंडली बनाया है। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो और मेनी मोर। अब इसके साथ ही एक और सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो जापान है, व्हाई इट्स प्लेसिंग इट्स मेजॉरिटी ऑफ ओवरसीज एड इन इंडिया, वो अपने नेबरिंग कंट्री में क्यों नहीं दे रही है। तो इसका जवाब मिलता है इतिहास के पन्नों में कि 1958 में जब जापान अपना ये ओवरसीज डेवलपमेंट एस्टैब्लिश कर रही थी, तो एक खोज पे निकली कि आखिर वो किस देश को लोन दे सके जहां पे वो इन्वेस्ट कर सके, जहां पे उन्हें एक फ्यूचर रिटर्न मिल सके। तो उनकी खोज भारत पे आके खत्म होती है। तो अकेले भारत में 1958 में जापान ने 1800 मिलियन येन, 1959 में 500 मिलियन येन, 1960 में 700 मिलियन येन इन्वेस्ट किया। इसी की तरह से भारत जापान का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है। जापान भारत को ये तीनों लोन एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर दिया था, जो बहुत ही लो इंटरेस्ट पर दिया था। ये सारा पैसा शिप बिल्डिंग, पावर जनरेशन, माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन और स्टील प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया। आगे चल के ऐसे कई मौके पर भारत और जापान के बायलैटरल रिश्ते बहुत मजबूत हुए, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें अर्ली 90s में मिलता है, जब भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी डामाडोल हो गई थी। तभी उसी टाइम पे पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह का ऐतिहासिक नारा दिया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसी टाइम पे कोई भी देश भारत में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। उस टाइम पे जापान ने 2 लोन पैकेज भारत को दिए। इसमें 300 मिलियन US थे, जो विदिन 2 वीक्स भारत सरकार के खाते में आ गए थे। इससे क्या हुआ, ये भारत और जापान के रिश्तों का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद कई मौकों पर भारत और जापान के बाद एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई, और इसका दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव 2014 में आता है, जब दोनों देशों ने मिलकर बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप का ऐलान किया, जिसको नाम दिया गया जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। इसके तहत जापान अगले 5 साल में भारत में अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डबल करेगा, और साथ ही जापानीज कंपनीज को यहाँ पे अपने ऑफिस खोलेंगे और यहाँ पे अपना काम शुरू करेंगे। अब ये सवाल उठता है कि ये पार्टनरशिप केवल फाइनेंशियली है क्या उससे भी ज़्यादा है। तो इसका सीधा जवाब है कि ये एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। पर लेकिन इसका मूलतः कारण माना जाता है कि जब पिछले दशक में
1991 से लेकर 2021 तक में जापान की अर्थव्यवस्था उतनी कुछ खास बढ़ी नहीं, वो उतनी बाकी दुनिया के मुकाबले। तो वो भारत में इन्वेस्ट करके वो अपना फ्यूचर सेट कर रहा है कि फ्यूचर में भारत भी उसकी मदद करे, और ऐसा हो भी रहा है कि हाल ही में एक क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और साथ ही साथ जापान की जो पॉपुलेशन है वो लगातार गिर रही है, उनको ह्यूमन कैपिटल की बहुत जरूरत है अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो भारत उनको एक स्किल लेबर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे काम करने के लिए उन्हें। तो ऐसा में ये जापान एक विन विन सिचुएशन में है, लेकिन ऐसा है नहीं कि भारत को इससे नुकसान हो रहा है, भारत को भी इससे कई फायदा हो रहा है। भारत को जापान पे सबसे ज्यादा फायदा उसकी क्वालिटी ड्रिवन मैनेजमेंट से हो रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अब मुंबई अहमदाबाद हाईवे स्पीड रेलवे जो जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी के तर्ज पे बनाया गया है। और इसके साथ साथ पॉवर्टी एवोल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और सबसे ज्यादा टेक एक्सपर्टीज, जो जापान की टेक वर्ल्ड में, टेक इंडस्ट्री में जो एक्सपर्टीज है, उसका यूटिलाइजेशन भारत को हो रहा है। अब इससे आखिरी सवाल ये पूछता है, क्या जापान भविष्य में भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका साथ देगा? तो इसका जवाब हमें वहां के प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट से लगता है कि जब वो 2021 में प्रधानमंत्री पद बने तो उन्होंने कहा कि वो भारत को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे रखते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सबसे पहला दौरा उन्होंने भारत का किया, और उन्होंने कहा कि जापान और इंडिया के रिलेशनशिप 21वीं सदी की एशिया की दिशा और दशा तय करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया एंड जापान रिलेशनशिप? प्लीज लेट मी नो इन द